गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे चलते हैं। आज करने जा रहे हैं हम इरिगेशन। क्या करने जा रहे हैं? इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन होती है सिंचाई। इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई करना। फसल या पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। अलग अलग अंतराल पर फसल को पानी देना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। अब पौधों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बढ़ेंगे तो, और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी प्रोसेस पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। गर्मियों में पौधों को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। हायर क्वांटिटी में वाटर चाहिए, उनको ज़्यादा मात्रा में वाटर चाहिए, क्योंकि वो धरती से, सोइल से भी और पत्तियों से लगातार वाटर इवेपोरेट होता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो फसल को पानी देंगे उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वेल्स, कुएँ, ट्यूबवेल्स जो मोटर वगैरह हम लगाते हैं, पॉन्ड्स तालाब, लेक झील, रिवर नदी, डैम बांध, और कनाल नहर। तो ये जो हैं, ये जो सोर्सेज किसके हैं? सारे के सारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं। इन्हीं की हेल्प से हम क्रॉप को वाटर देते हैं, सिंचाई करते हैं फसल की। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ये ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन वो मेथड हैं जो हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये यानी कि काफ़ी पुराने समय से हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं। इसके 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं ट्रेडिशनल मेथड के। वो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मोट। मोट को बोलते हैं पुली सिस्टम। मोट को क्या बोलते हैं? पुली सिस्टम। ये डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर ये मोट दिखाया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? पुली सिस्टम। एक पुली के ऊपर रस्सी की सहायता से पानी को कुएं से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलेंगे? मोट या पुली सिस्टम बोलेंगे, जो इरिगेशन के लिए पुराने समय में यूज़ किया जाता था। दूसरा है चैन पंप। इसमें चैन की सहायता से, दूसरा क्या है? चैन पंप। चैन पंप, इसमें चैन की सहायता से पानी को निकाला जाता है। ये देख रहे हैं आप, कुएं के अंदर एक चैन लगी हुई है इस प्रकार पुली के ऊपर, और इससे लगातार ये घूमती रहती है। नीचे जाता है ये टब, नीचे जाता है तो ये पानी का भर के आता है, फिर ऊपर आता है, पानी देता देता है यहाँ पर। इस प्रकार पानी लगातार कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा जब तक ये घूमती रहेगी, चैन इस प्रकार चलती रहेगी तब तक। इसको बोलते हैं चैन सिस्टम। क्या बोलते हैं? चैन सिस्टम। उसके बाद अगला है डेकली। अगला क्या है? डेकली। डेकली के अंदर क्या करते हैं? डेकली के अंदर एक तरफ वज़न लटका देते हैं, दूसरी तरफ वज़न लटका दिया, जैसे वज़न बांध दिया। अब वज़न बांधते ये जो है ऊपर से नीचे आता है, और ये नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर पानी को बाहर लेके आता है। जो टब या बाल्टी जो इससे बंधी हुई है एक सिरे पर, ये नीचे से ऊपर आती है पानी से भरी हुई, और ये नीचे जाता है और ऊपर वाला पानी को रिता लिया जाता है। ये इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डेकली सिस्टम। अगला है रहट सिस्टम। अगला कौन सा है? रहट सिस्टम। इसको, इसका एक नाम और भी है, इसको लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर सिस्टम। इसमें जो बैल हैं उसकी हेल्प से लगातार ये घूमते रहते हैं। तो लीवर सिस्टम में क्या होता है? ये लगातार घूमते रहेंगे, और इसके साथ साथ ये जो सर्कुलर सर्कल है ये भी लगातार घूमता रहेगा। इसके ऊपर टब बंधे हुए हैं, और ये लगातार पानी से भर भर के आ जाएंगे और पानी को बाहर निकालते रहेंगे। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं? रहत। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर, इरिगेशन के अंदर कितने मेथड हमने पढ़े हैं? ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला है मोट, जिसे पुली सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है चैन सिस्टम, चैन पंप सिस्टम। तीसरा है डेकली, और चौथा है राहत या फिर लीवर सिस्टम। ये 4 मेथड हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि पुराने समय में जो यूज़ किए जाते थे पानी को बाहर निकालने के लिए, धरती से, कुएं से इस प्रकार बाहर निकालने के लिए, सिंचाई के लिए ये सिस्टम यूज़ किए जाते थे। लेकिन प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट के अंदर जो सिंचाई के जो मेथड हैं उन्हें बोलते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि मॉडर्न, आधुनिक
सिंचाई के साधन, सिंचाई तंत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है इसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? इसमें फुहारे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फुहारे, या इनको नोजल बोलते हैं। इनमें क्या होती है? परपेंडिकुलर पाइप होती है जो मेन लाइन से जुड़ी होती है। और मेन लाइन किससे कनेक्ट होती है? मेन लाइन कुएं के अंदर जो इस वेल के अंदर जो मोटर है या पंप है उससे कनेक्ट होती है। पंप या मोटर इसके अंदर पानी धकेलती है, पानी मेन लाइन में जाता है, मेन लाइन से इन नोजल्स में जाएगा और नोजल रोटेट करेंगी जब पानी बाहर निकलेगा, और पानी का भूमि पर क्या होगा? छिड़काव होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलेंगे? स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। यानी कि इसमें पानी को छिड़का जाता है, बारिश की तरह पानी छिड़कते हैं, फुहारे चलते हैं, नोजल चलती हैं। दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। दूसरा कौन सा है? ड्रिप सिस्टम। इसमें इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके पानी जो है पौधों की जड़ों में लगातार गिरता रहता है। इस प्रकार के सिस्टम को बोलेंगे ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर दिखा भी रखा है, ये जो पाइप्स हैं आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो पाइप है काफ़ी पतली पतली पाइप हैं, ये मेन लाइन से कनेक्टेड है सारी की सारी पाइपें। और इन पाइप पर एक नियमित गैप के अनुसार 1 फुट या 2 फुट इस प्रकार इनमें क्या है? स्मॉल पोर कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। उन छिद्र से लगातार बूंद बूंद पानी की पड़ती रहती है और वो ठीक उसी जगह रखा जाता है जहाँ पर पौधे की जड़ होती है। यानी कि पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम। अब जो ड्रिप सिस्टम है इसका प्रयोग एक वरदान है, क्योंकि इसमें पानी की खपत तो होती नहीं है ज़्यादा, ना तो पानी इवोपरेट होता है पौधे की जड़ों में जाता है, ना पानी की ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो ये सिस्टम वहाँ ज़्यादा कामयाब है जहाँ पर पानी की कमी है। जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी है वहाँ पर कौन सा सिस्टम ज़्यादा कामयाब है? ड्रिप सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ड्रिप सिस्टम एक बूंद है, बूंद में वरदान है जहाँ पर पानी की कमी है। दूसरा इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हम फ्रूट्स प्लांट्स, जो फल वाले पौधे हैं गार्डन बगीचों में और पेड़ पौधों में। इस प्रकार आजकल कपास कॉटन की बुआई भी ड्रिप सिस्टम के द्वारा उसमें सिंचाई की जाती है, कॉटन के अंदर भी आपने खेतों में देखा भी होगा। और जो ये स्प्रिंकलर सिस्टम था ये इसका प्रयोग ज़्यादा कहाँ करते हैं? सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी है ना वहाँ पर इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। इसमें नोजल रोटेट करती रहती हैं, वो बातें हम कर चुके हैं। तो ये आपको पढ़ना है पूरे का पूरा जो इरिगेशन का टॉपिक है। इरिगेशन के अंदर हमने एक तो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा, ट्रेडिशनल के 4 पार्ट थे। ट्रेडिशनल के 4 पार्ट हमने कौन कौन से पढ़े? मोट, चेन पंप, डेगली और राहत। और दूसरा हमने पढ़ा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न के 2 ही टॉपिक हैं, 2 ही पार्ट हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। उसके बाद हम क्रॉप के अंदर सिंचाई के बाद क्रॉप के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। उन प्लांट को बोलेंगे अनडिजायरेबल प्लांट। क्या बोलेंगे? अनडिजायरेबल प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट। दोज प्लांट विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, जो फसल के साथ अपने आप उगाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वीड्स। क्या बोलेंगे? वीड्स। वीड्स मीने खरपतवार, यानी कि अनावश्यक पौधे जो फसल के साथ उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वीड्स। अब वीड्स को कैसे कंट्रोल करोगे? वीड्स को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? या तो उनको हाथ से उखाड़ के फेंक दो, या उनको सिक्कल दराती से काट दो, कस्सी से, फावड़े से, दंदाली से काट दो उसको, या फिर दवाइयों का छिड़काव करके। जो वीडिसाइड्स हैं, वीडिसाइड क्या होती है? खरपतवार नाशी। क्या होती हैं? खरपतवार नाशी। वो केमिकल जो खरपतवार वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। इसका एग्जांपल है 2,4-D। इसका एग्जांपल क्या है? 2,4-D वीडिसाइड्स। यानी कि 2 मेथड हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए। कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। पहला क्या है? फिजिकल मेथड। पहला क्या है? फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में या तो सिक्कल का प्रयोग करेंगे। सिक्कल होती है दराती, यानी कि वीड्स को उखाड़ने के लिए, अपरूट करने के लिए या तो हम हाथों से उसको उखाड़ देंगे, या फिर सिक्कल दराती का प्रयोग हम करेंगे, या फिर स्पेड्स मतलब कस्सी, फावड़ा या दंदाली, इस प्रकार उसका प्रयोग हम करेंगे। खुरपी का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा है केमिकल मेथड। दूसरा क्या है?
केमिकल मेथड के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करेंगे वीड्स को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और इन्हें क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स। इसका एग्जांपल क्या है, 2,4-D। अब वीड को निकालना क्यों ज़रूरी है, वीड को फसल से अलग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो वीड्स होती हैं वो मिट्टी से, सोइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती हैं, जिससे फसल अच्छी नहीं बन पाती है। वो पानी को भी, वाटर को भी अब्जॉर्ब कर लेंगी, न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब कर लेंगी, तो क्रॉप को जो पूरी डाइट है, फुल डाइट है, वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इनको उखाड़ना ज़रूरी है, अपरूट करना ज़रूरी। स्प्रेइंग वीडिसाइड आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो फार्मर है, ये फार्मर क्या कर रहा है, इस फसल के ऊपर छिड़काव कर रहा है वीडिसाइड्स का। वीडिसाइड्स खरपतवारनाशी। जैसे इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशी, और वीडिसाइड्स खरपतवारनाशी। पेस्टिसाइड क्या होता है, पीड़कनाशी, जो कीड़े मारने की दवा होती है उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद फसल पककर तैयार हो जाएगी। हमने सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद सोविंग, उसके अंदर बुआई करी, उसके बाद हमने क्या किया, बुआई करने के बाद उसमें सिंचाई करी, इरिगेशन। उसके बाद क्या किया हमने, वीड्स को हटाया। उस वीड्स को हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं, वीडिंग। उसके बाद हमने फसल पककर तैयार हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे, उस फसल को, पकी हुई फसल को काटेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, फसल पकने के बाद उसको काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। अब फसल को काटेंगे किसकी सहायता से, फसल को काटेंगे या तो सिक्कल की सहायता से, दराती की सहायता से। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या दी हुई है, सिक्कल। क्या दी हुई है, सिक्कल। सिक्कल क्या होती है, दराती। इसकी सहायता से हम फसल को काट सकते हैं। दूसरा, आजकल किसका यूज़ करते हैं फसल को काटने के लिए, आजकल कंबाइन का भी यूज़ करते हैं। कंबाइन के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। कंबाइन काटती भी है और अनाज को निकालती भी है, यानी कि इसमें हार्वेस्टर भी होता है। क्या होता है, हार्वेस्टर काटने वाला, और दूसरा फसल को अलग करने वाली थ्रेशर भी होती है, जिसके अंदर थ्रेशर भी हो और साथ में हार्वेस्टर भी हो। दोनों चीज़ें कंबाइन मिलकर क्या बनाती हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर बनाती हैं। आजकल इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को हम किससे काटते हैं, दाती से भी काट सकते हैं। दूसरा, जो मशीनें चली हुई हैं काटने के लिए, उनसे भी हम इसको काट सकते हैं और उसे कंबाइन बोलते हैं, यानी कंबाइन हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या काम आता है, काटने के लिए काम आता है। और काटने के बाद फसल से अनाज के दानों को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसर की सहायता से अनाज को भूसे से अलग करना, तूड़ी से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड, जो अनाज के दाने होते हैं उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है, फ्रॉम द चैफ मतलब तूड़ी या भूसे से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। ये किसकी सहायता से किया जाता है, कंबाइन की सहायता से। किसकी सहायता से किया जाता है, कंबाइन की सहायता से। अब फसल काटने के बाद और निकालने के बाद अनाज, अब हम क्या करते हैं, उनका स्टोरेज करते हैं। उसका क्या करते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर 2-3 बातें याद रखनी है कि अनाज को स्टोर कहाँ करेंगे, अनाज को वहीं स्टोर करेंगे जहाँ पर अनाज के ऊपर मॉइस्चर, नमी ना हो, वहाँ पर इंसेक्ट, कीट नहीं हो, रैट, चूहे वगैरह नहीं हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों से उसको बचाया जा सके। जैसे अनाज के ऊपर जो हानिकारक इंसेक्ट, कीट वगैरह लगते हैं, या जो जीव जंतु जैसे कि रैट्स है, चूहे वगैरह हैं, वो अनाज को ख़राब करने का काम करते हैं, उनसे बचाना है अनाज को स्टोरेज के समय। इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है कि स्टोर कैसे करेंगे हम अनाज को, स्टोर करने का क्या तरीका है, क्या कौन सी बात आपको याद रखनी है कि अनाज को ऐसी जगह स्टोर करो जहाँ पर क्या नहीं हो, मॉइस्चर नहीं हो। मॉइस्चर क्या होती है, नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। दूसरा, वहाँ पर रैट, चूहे वगैरह है
उनसे बचाव करना ज़रूरी है। तीसरा, इंसेक्ट कीटों से, रैट्स चूहे वगैरह से, इनसे बचाव करना ज़रूरी है। अगर उस जगह पर नमी हो गई तो नमी क्या करेगी, नमी धीरे धीरे अनाज को ख़राब कर देगी, उसमें बैक्टीरिया और फंगी लग जाएंगे। बैक्टीरिया और फंगी जैसे जो इंसेक्ट हैं ये अनाज को ख़राब कर देंगे, इसलिए हम उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का फिर यूज़ करना पड़ता है। तो ये बातें आपको इसके अंदर याद रखना। अनाज को स्टोर कहाँ करते हैं हम, अनाज को स्टोर करते हैं हम ग्रेनरीज होते हैं, जो बड़े बड़े बोरे होते हैं इनको बोलते हैं ग्रेनरीज, जो गोदामों में रखे जाते हैं। या फिर अनाज को स्टोर करते हैं हम साइलो के अंदर। किसके अंदर, साइलो के अंदर अनाज को स्टोर करते हैं, साइलो के अंदर। साइलो होती है जो घरों में जो गोल टंकी होती है अनाज को स्टोर करने के लिए, इसको साइलो बोलते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशुपालन। पशुओं का पालन क्यों करते हैं हम, पशुओं का पालन करते हैं हम जो यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि फूड, भोजन प्राप्त करते हैं पशुओं से, जैसे दूध वगैरह हम प्राप्त करते हैं, मीट वगैरह प्राप्त करते हैं। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम पशुओं को पालते हैं और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो यहीं तक आपको करना है, इस लेसन को रिवाइज करना है। थैंक यू।